दोस्तों हाउ टू बिकम रिच सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि हर पैसा बचाना मतलब पैसा कमाना। पर दोस्तों यहाँ एक दिक्कत है, बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है, लेकिन 100 में से लगभग 90 लोग ये नहीं जानते कि पैसा खर्च कैसे करना चाहिए। और हम अपने कमाने की आदत की वजह से अमीर नहीं होते, हम अपने खर्च करने की आदत की वजह से अमीर होते हैं। आप कितना भी कमा लें, लेकिन अगर आप गलत तरीके से उसको खर्च कर रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और पैसा कमाने की स्किल आपको अमीर बना सकती है, लेकिन खर्च कैसे किया जाए ये स्किल आपको अमीर बनाए रखती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 टिप्स जानेंगे कि हमें अपने पैसे को इफेक्टिव तरीके से कैसे खर्च करना चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों, हमेशा तराजू में तौलकर खर्च कीजिए। मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप शोरूम पे गए, आपको कोई भी चीज़ 5,000 रुपये की अच्छी लगी, आपने ले ली। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो भी चीज़ आप खरीदे ना, आप ये देखिए कि उसके पीछे जितने पैसे आपने खर्च किए हैं उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है। सपोज कीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आप रोज़ 10 घंटे काम करते हैं, तो आप डिवाइड करके ये देखिए कि आपकी 1 घंटे की क्या वैल्यू निकलती है, और जो आपने 5,000 रुपये की चीज़ खरीदी है क्या उस मेहनत के लिए वो वर्थ है। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे, आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे अपने खर्चों को, तब आपको ये पता लगेगा कि शायद इस चीज़ के बगैर काम चल सकता था। इसलिए हमेशा तराजू में तोल कर ही खर्च कीजिए। दूसरा क्या है दोस्तों, हम मध्यम वर्गीय लोगों की, या मध्यम वर्गीय क्या, रिच पीपल भी यही करते हैं, और ख़ासकर जो जॉब वाले हैं जिनकी सैलरी आती है वो तो ये पक्का करते हैं कि जैसे ही सैलरी आई 1, 2 या 3 तारीख को तभी मार्केट भागेंगे और शॉपिंग करेंगे। मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग करनी है, जैसे मान लो शॉपिंग का मतलब है जो आपको घर की चीज़ें खरीदनी है, रसोई का सामान खरीदना, ग्रोसरी लेके आनी है, तो आप हमेशा 20 या 25 तारीख के बाद जाइए। क्योंकि दोस्तों 1 तारीख को तो आपका पर्स भरा रहता है, पैसे खुद उछल उछल के बाहर आते हैं कि मुझे भी खर्च कर लो भाई। लेकिन जब आप 20-25 के आसपास जाएंगे तो उससे पहले आपके जितने ज़रूरी खर्चे होंगे वो निपट चुके होंगे, और आप शॉपिंग करते हुए अपनी चीज़ों को खरीदते हुए ध्यान रखेंगे। और एक ये है दोस्तों कि जब भी शॉपिंग करने जाओ ना, तो कोशिश कीजिए कि अकेले जाओ। अगर आप बीवी बच्चों के साथ जाओगे ना तो 100% आप कुछ एक्स्ट्रा खरीद के लाओगे। किसी चीज़ पे नज़र पड़ी, वाइफ ने बोल दिया कि ये ले लो, और किसी चीज़ पे नज़र पड़ी तो बच्चों ने बोल दिया कि ये ले लो, और आप बन जाओगे बेस्ट पापा या बेस्ट हस्बैंड कि चलो कोई नहीं ले लो। और आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों कि शॉपिंग मॉल में या कहीं भी आप जाते हो, और जब आप रिसेप्शन पे जाके या बिलिंग काउंटर पे जाके आप पे करते हो ना, तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी खाने की चीज़ें रखी मिलेंगी, चाहे वो चॉकलेट्स हो या दूसरी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह हो। उसके पीछे रीज़न यही होता है, उनका कारण यही होता है कि आपका बच्चा साथ में है और वो 100% जिद करेगा कि पापा चॉकलेट ले लो। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि जब भी आप चीज़ें खरीदने जाओगे, जो सबसे नीचे का रैक होता है उसी में आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, ताकि आपका बच्चा उनको उठा ले और आप फिर उनको रखवाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट बना के ज़रूर जाएं। अब माइंड में मत रखिए ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, लिस्ट बना के जाइए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए कि मुझे लिस्ट का सामान ही खरीदना है। क्योंकि दोस्तों जिस सामान पर आपकी नज़र नहीं पड़ती उस सामान को आप कभी नहीं खरीदते। तीसरा है दोस्तों कि यहाँ मैंने आपको पहले दूसरे पॉइंट में बताया कि खर्च तोल के करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, लेकिन तीसरे पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर खर्च करते हुए आपको नहीं सोचना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ और फूड, इन पर कभी भी आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में अगर आप कंजूसी करेंगे ना, तो हो सकता आप या आपका बच्चा
पीछे रह जाए, बेस्ट एजुकेशन दिलवाने की कोशिश कीजिए, बेस्ट कोचिंग दिलवाने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए अगर आपको 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े तो वो कहते हैं ना कि दुखते नहीं हैं। रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको 100% हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बीमारी कभी भी बता के नहीं आती। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको ये ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए अगर आप अपने आप को सिक्योर करवा रहे हैं तो, क्योंकि टर्म प्लान और एक नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान में बहुत फ़र्क होता है। उसको जाके आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों फूड, आपको कभी भी हल्का खाना नहीं खाना चाहिए पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि अगर आपने हल्का खाना खा लिया ना तो फिर उससे कई गुना ज़्यादा डॉक्टर ले जाएगा। इसलिए एजुकेशन, हेल्थ और फूड पर आपको खर्च करने से पहले कभी भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इन तीनों चीज़ों में आपको क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों, और वो मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि जो हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं वो तो ज़रूर उसको रिलेट कर पाएंगे। कार कब खरीदे। हमारे यहाँ कार खरीदने से पहले कोई अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं देखता या अपनी फाइनेंशियल हेल्थ नहीं देखता। वो देखता है सिर्फ कि भाई पड़ोसी के पास कार है तो मुझे भी कार लेनी है, और ना ये देखता कि आप उसकी EMI या डाउन पेमेंट किस तरह करेंगे। तो दोस्तों यहाँ एक फार्मूला है, जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस फार्मूले को आप अपने माइंड में रख के कार खरीदने जाएं, और वो क्या है 24-10, 20, 4 और 10। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी 20% डाउन पेमेंट आपके पास कैश में ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि आप इतना भुगतान कर सकें। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो कम से कम 2 लाख आपके पास ज़रूर होने चाहिए। 4 का मतलब है आपको कभी भी अपनी गाड़ी की EMI जो है, जो आप लोन करवा रहे हो, उसको फाइनेंस करवा रहे हो, 4 साल से ज़्यादा की उसकी EMI नहीं करनी चाहिए। अगर 4 साल से आप ज़्यादा करेंगे ना तो इंटरेस्ट आपको बर्बाद कर देगा। लगभग अगर आप ऑफ़र करेंगे बैंक वाले तो आपको 5 साल की भी, 6 साल की भी, 7 साल की, और अगर आप 7 साल का लेते हैं तो लगभग आप अपनी कार की डबल कीमत अदा करेंगे। और 10 का मतलब है कि आपकी जो सालाना इनकम है ना उसके 10वें हिस्से की वैल्यू की है आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 20 लाख इनकम है ना तो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी मत खरीदिए। हालांकि इसमें से EMI और 10% जो कि टोटल वैल्यू का मैं बता रहा हूँ वो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। मैंने जब गाड़ी खरीदी थी तो 7 साल की EMI करवाई थी, और मैंने अपनी इनकम से डबल अमाउंट की गाड़ी खरीदी थी। तब मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, इसलिए मैं जो आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ वो मैंने पहले खुद एक्सपीरियंस की है। उस टाइम मेरी सालाना इनकम 7-8 लाख रुपए हो गई। 2017 में मैंने क्रेटा गाड़ी खरीदी थी, लेकिन मैंने गाड़ी ली थी 13 लाख रुपए की, और 7 साल की EMI जब मैंने बाद में ध्यान दिया तो लगभग डबल मैं उसका भर चुका हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, और कार को कभी भी है ना स्टेटस सिंबल ना बनाए, क्योंकि कार एक आपकी लायबिलिटी है, ये असेट्स नहीं है। ये शोरूम से निकलते ही आपकी गाड़ी के 50,000 रुपये टूट जाते हैं, और आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 1 साल के अंदर वो 8, 7 या 6 लाख रुपए की रह जाती है। इसलिए कार खरीदते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और 5वें एपिसोड में 5वां पॉइंट है दोस्तों, जो 5वीं फाइनेंशियल टिप है वो ये है कि कर्ज कब लेना चाहिए, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भी मैं एक बात ये कहूँगा कि कर्ज लेना बुरा नहीं होता, लेकिन उसके पीछे का कारण भी देखना चाहिए कि आप किस कारण के लिए, किस वजह के लिए कर्ज ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी हेल्थ पर, एजुकेशन और फूड पर कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो उस तरीके से आपको अगर कर्ज लेना है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, या होम लोन ले रहे हो, या एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल तो यार एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जब से क्रेडिट कार्ड वाले आए हैं आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कर्ज लेके आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ शो ऑफ करने की आदत हो गई। आपको विदेश टूर पे जाना है तो आपकी EMI है, आपको एप्पल का आईफोन लेना है तो EMI है। हर चीज़ के ऊपर पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग कर्ज लेने को बुरा मानते थे, पर आज कर्ज स्टेटस सिंबल हो गया है। ठीक, आप अपने बिजनेस के लिए चाहे कितना भी लो, क्योंकि आप उसको एक अच्छे पर्पज़ के लिए लगा रहे हो, लेकिन शादी के लिए, आईफोन के लिए, या फिर
मतलब आप अपनी वैकेशन तक के लिए भी अगर कर्जा ले रहे हो ना, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर और फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में बेटर फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक आप भी ट्रैक कीजिए कि आप अपनी स्पेंडिंग में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।